स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। लेकिन उससे पहले अपने थोड़ी सी बातें पिछली दोहरा लेते हैं। जैसे कि अपने 3 मेन राजा देखे हैं मौर्य साम्राज्य में। एक तो चंद्रगुप्त, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और बिंदुसार, और तीसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है अशोक। तो अब इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये साम्राज्य कब समाप्त हुआ है, कब इसका अंत हुआ है। तो एक अंतिम शासक अपने को ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अशोक के बाद ही समाप्त हो गया, लेकिन अशोक के बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे वो निर्बल थे, तो इसलिए उनके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना, ना ही अपने सिलेबस में है। तो अपने को अंतिम शासक ध्यान रखना है मौर्य साम्राज्य का। जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या की इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और इसे मारकर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। यानी जो मौर्य साम्राज्य है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक रहा है। और 184 ईस्वी पूर्व में जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या करने वाला है पुष्यमित्र शुंग, इसी का सेनापति। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है तो शुंग साम्राज्य की स्थापना होती है। अब मौर्य साम्राज्य में अपने को देखना है मौर्य प्रशासन। तो उसके लिए पहले अपने मैप में देख लेते हैं कि मौर्य प्रशासन कहाँ तक फैला हुआ था और इसके प्रांत कौन कौन से थे। तो इसमें अपने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, और अशोक के समय 5 प्रांत हो गए थे, क्योंकि उसने कलिंग को जीत लिया था और उसको साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये अपने देखते हैं प्रांत कौन कौन से थे और कहाँ थे। तो पहले तो अपने देखेंगे प्रांत थे कौन कौन से। तो एक तो है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है। तो ये उत्तरापथ अपने देखेंगे कौन सा है। तो ये वाला भाग जो पाकिस्तान का था, ये भी मौर्य साम्राज्य में शामिल था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला भाग। तो अब यहां तक अपने कह सकते हैं ये उत्तरापथ था, और उत्तरापथ में राजधानी यहां आ जाती है तक्षशिला। ऐसे ही दूसरा जो प्रांत था वो था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। जो दक्षिणापथ जो है वो अपने कह सकते हैं ये वाला भाग था, दक्षिण वाला, और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा जो प्रांत था वो था अवंती प्रदेश। इसकी राजधानी थी उज्जैनी। तो ये वाला भाग था मध्य प्रदेश, गुजरात वाला भाग, और इसकी राजधानी थी उज्जैनी। और चौथा ये भाग था मध्य देश अथवा प्राच्य देश। इसकी जो राजधानी, जो मुख्य पूरे साम्राज्य की राजधानी थी, पाटलिपुत्र। वो ये वाला भाग था, ये सारा पूर्व वाला भाग, यानी पूर्व वाले भाग को मध्य देश कहा गया है। इसकी राजधानी यहां बिहार में आ जाती है, पाटलिपुत्र, यानी मगध के अंदर है पाटलिपुत्र। पटना वाला जो भाग है वो पाटलिपुत्र कहलाता था, और ये मुख्य राजधानी थी। तो ये 4 हो गए। और जो 5वां प्रांत था वो था कलिंग,
और उसकी राजधानी थी तोशली। तो कलिंग ये उड़ीसा वाला भाग था और इसकी राजधानी थी तोशली। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं ये 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, और जो ये मेन था, ये तो मेन राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो इसलिए यहाँ कोई गवर्नर नियुक्त नहीं होता था, यहाँ तो राजा ही संभालता था। और बाकी जो ये 4 प्रांत हैं यहाँ गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, और ये जो गवर्नर होते थे वो राजा के मुख्य संबंधी होते थे, या तो ये राजकुमार होते थे या कि कोई हारे हुए राजा होते थे जो मौर्य शासक से हारे हों। तो इसके बाद अब अपने देखेंगे मौर्य प्रशासन ये किस तरीके से चलता था। यहाँ तो गवर्नर संभालते थे और राजा किस प्रकार से संभालता था, राजा के पास कौन सी शक्तियाँ थी, वो अपने यहाँ देखते हैं। मौर्य प्रशासन में सबसे पहले देखते हैं राजा, कि राजा के पास कौन सी शक्तियाँ होती थी। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। केंद्रीकृत शासन का अर्थ ही होता है कि एक केंद्र बिंदु होता है और सारी शक्तियां उसी के पास केंद्रित होती हैं, वहीं होती हैं सारी शक्तियां, बटी नहीं होती शक्तियां। तो ऐसे ही जो शक्तियों का केंद्र बिंदु था वो राजा था, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जो सभी शक्तियां थी इन सभी की वो राजा में केंद्रित थी। और राजा सर्वे सर्वा था पूरे शासन का। और राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। लेकिन अपने को ध्यान रखना है अंतिम निर्णय राजा का होता था। और मंत्री परिषद के अंदर ही जो 3-4 मुख्य व्यक्ति होते थे उनकी समिति मंत्रिण कहलाती थी। यानी अपने कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में कैबिनेट होती है, ऐसे ही उस टाइम में जो मुख्य व्यक्ति होते थे उनकी कमेटी मंत्रिण कहलाती थी। तो राजा जो खास विषय होते थे उन पर परामर्श करना हो तो मंत्रिण से करता था परामर्श। और इस मंत्रिण को अशोक के अभिलेखों में परीक्षा कहा गया है। परीक्षा इसके बाद में अपने देखते हैं अधिकारी, जो प्रशासन को संभालने वाले मुख्य अधिकारी होते थे। ये 2 टाइप के थे अधिकारी इसमें। एक तो कहा गया है तीर्थ, और दूसरे नंबर पर जो अधिकारी थे वो कहलाते थे अध्यक्ष। तो ज्यादा मुख्य जो थे, मेन जो थे वो तीर्थ होते थे। इनके पास तो पूरे विभाग का ही प्रभार होता था और तीर्थ के अंडर में काम करते थे ये अध्यक्ष। तो तीर्थ जो थे वो 18 बताए गए हैं, इनकी संख्या 18 बताई गई है अर्थशास्त्र में। यहां अपने साथ में और बात कर लेते हैं ये कि जो अर्थशास्त्र है इसको लिखने वाले हैं कौटिल्य, अथवा आपने कह सकते हैं चाणक्य, या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मुख्य नाम इनका विष्णुगुप्त ही था और बाद में ये कौटिल्य अथवा चाणक्य के नाम से मशहूर हुए थे, फेमस हुए थे। और जो ये कौटिल्य थे इनके बारे में पहले बात करनी अपनी रह गई है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बाद में उनके पुत्र बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री रहे हैं ये, बाद में राधागुप्त बन गए थे जैसे। तो कौटिल्य अथवा चाणक्य ये बुद्धिमान व्यक्तियों में गिने जाते हैं और कहा जाता है कि इन्होंने नंद शासक से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंद वंश को समूल ही नष्ट कर दूंगा। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, बालक के रूप में इन्हें चंद्रगुप्त मिला था और उसको पूरा तैयार किया, उसको पूरी ट्रेनिंग दी इन्होंने और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई चंद्रगुप्त से। तो इसलिए इनका मुख्य रोल है मौर्य प्रशासन में कौटिल्य का। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है जिसमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। और मौर्य साम्राज्य की जानकारी का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है इंडिका। इंडिका के बारे में अपने पहले बात कर चुके हैं कि ये मैगस्थनीज ने लिखी थी।
और मैग्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। वैसे ये पहले सेल्यूकस का राजदूत था और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था अपना राजदूत मैग्सनीज, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसकी रचना की है इंडिका की। तो अगर अपने कहें मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत, एक तो मेन है अर्थशास्त्र और दूसरा इंडिका, तो इन दोनों की बातें अपने यहाँ करेंगे। तो अधिकारी के बारे में अपने देखते हैं कि 18 जो तीर्थ बताए गए इनकी अपने बात कर रहे थे। 18 तीर्थों में जो मेन है वो अपने देखते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो है वो है समाहर्ता, जिनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। समाहर्ता जो था इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, यानी राजस्व का संग्रह करता, इसको अपने कह सकते हैं। दूसरा जो तीर्थ था सन्निधाता। सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष था, यानी कोष में आय व्यय का सारा हिसाब किताब रखना वो इसकी जिम्मेदारी थी। और था अंतर्वशिक, ये जो राजा की अंगरक्षक सेना होती थी उसका प्रधान था। पुरोहित ये भी मुख्य तीर्थों में होता था। धार्मिक कार्यों का प्रबंधक, सेनापति, ये युद्ध विभाग का प्रमुख अधिकारी था। और होता था नायक, ये युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला। यहां हमें ध्यान देना है कि सेनापति तो पूरे युद्ध डिपार्टमेंट का मेन अधिकारी है और जो नायक है वो युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करता है। तो इनमें अंतर ये ध्यान में रखना है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे थे जो अपने आगे देखेंगे, पर मेन ये हैं इसके अंदर तीर्थों में। ऐसे ही जो अध्यक्ष थे वो 27 बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। तो ये जो अध्यक्ष थे इनका काम होता था आर्थिक गतिविधियों को संभालना, या कहीं आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। इनमें अपने मुख्य देख लेते हैं अध्यक्ष। तो जो 27 अध्यक्षों में मुख्य थे वो ये थे, अपने इनके देख लेते हैं काम क्या थे। जैसे पणयाध्यक्ष था, पणयाध्यक्ष का प्रमुख कार्य था व्यापार वाणिज्य की देखरेख। इसके बाद है सुराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। जैसे मद्यपान वगैरह से, मादक पदार्थों से संबंधित जो विभाग था आबकारी विभाग, उसका अध्यक्ष सुराध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष ये माप तोल संबंधी विभाग था, यानी माप तोल के विभाग का अध्यक्ष था। इसके बाद है आक्राध्यक्ष, ये खानों का अध्यक्ष था, खनिज निकालने वाली जो खानें होती हैं उनका अध्यक्ष। सीताध्यक्ष ये राजकीय भूमि का अध्यक्ष था, यानी जो सरकारी भूमि थी उसकी देखरेख करने संबंधी कार्य इसका होता था। महामात्यापसर्प ये होता था गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, खुफिया जो विभाग होता था, गुप्तचर विभाग, जासूसी विभाग, उसका अध्यक्ष था।
तो इस प्रकार से और भी थे, कुल मिलाकर ये 27 अध्यक्ष थे। तो ये हो जाते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी। अब अपने देखते हैं मौर्य सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था का वर्णन जो मुख्य रूप से किया है मैग्स्थनीज ने किया है इंडिका में। मैग्स्थनीज के अनुसार 5 प्रकार की सेना थी। और ये सेना थी पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना यानी हाथी सेना, रथ सेना और नौ सेना यानी जलीय सेना। कौटिल्य ने चतुरंग दल का वर्णन किया है, या कहें चतुरंगिनी सेना, जिसमें ये सेना के प्रकार 4 बताते हैं, पैदल, अश्व, गज और रथ सेना। अब अपने बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की, यानी जासूसी विभाग की। गुप्तचर व्यवस्था का अर्थशास्त्र में विस्तृत विवरण मिलता है, यानी कौटिल्य ने इस पर विस्तार से लिखा है। और कौटिल्य ने इनको गूढ़ पुरुष नाम दिया है, जासूसों को। एक तो अपने को यह ध्यान रखना है, और एक ये कि 2 प्रकार के जासूस होते थे, एक तो संस्था और संचार। संचारा भी लिखा जाता है इनको, अथवा संचार। संस्था ये तो एक ही स्थान पर रहकर सूचना एकत्रित करते थे। और जो संचार, ये जो जासूस होते थे, ये घूम फिरकर यानी अलग अलग स्थानों पर जाकर सूचना एकत्रित करते थे। इन गुप्तचरों को मैग्स्थनीज ने ओवरसीयर्स नाम दिया है। ओवरसीयर्स। और स्ट्रेबो ने इन्हें, स्ट्रेबो भी विदेशी इतिहासकार हैं, स्ट्रेबो ने इन्हें इंस्पेक्टर नाम दिया है, जासूसों को। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं इनको कि संस्था और संचार, ये तो जासूसों के प्रकार अपने कह सकते हैं, लेकिन जासूसों के जो नाम दिए गए हैं अलग अलग, जैसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने नाम दिया है गूढ़ पुरुष, जबकि मैग्स्थनीज इनको कहता है ओवरसीयर्स, और स्ट्रेबो इनको कहता है इंस्पेक्टर। तो ये अपने को अलग अलग ध्यान रखने हैं। अब अपने देखते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में अपने पहले भी बात की कि जो न्यायपालिका है उसका जो मेन केंद्र बिंदु है वो राजा था, यानी अपने कहेंगे कि जो केंद्रीय शक्तियां थी वो राजा के पास थी। अंतिम निर्णय राजा का होता था, लेकिन उसके नीचे जो अदालतें होती थी वो अपने को देखना है। तो इसमें थी धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये 2 प्रकार की अदालतें थी, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो थी इसमें दीवानी मामले लाए जाते थे। दीवानी मामले का अर्थ है धन से संबंधित मामले, जैसे चोरी
और लूटपाट के मामले। और कंटक शोधन, इसमें पैसे के अतिरिक्त जो अन्य अपराध होते थे वो मामले यहां लाए जाते थे। और एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि नागरिकों और राज्यों के बीच में, नागरिकों व राज्य के बीच में जो भी विवाद होते थे वो मामले भी इनमें लाए जाते थे, फौजदारी में। और धर्मस्थीय जो यहाँ का मुख्य न्यायाधीश था वो कहलाता था व्यावहारिक मुख्य न्यायाधीश। और जो फौजदारी अदालतें थी, कंटक शोधन जो अदालतें थी, इनका जो मुख्य न्यायाधीश था वो था प्रदेष्टा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गया न्याय व्यवस्था तक। अब अपने देख रहे हैं मौर्यकालीन नगर व्यवस्था, यानी नगरों की व्यवस्था या प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो नगर का जो प्रमुख अधिकारी था, जो सारी व्यवस्था संभालता था, वो नागरिक कहलाता था। जो मौर्यकालीन नगर व्यवस्था है इसका उल्लेख कौटिल्य नहीं करता, यानी कौटिल्य के विवरण में, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। और इसका जो विस्तृत वर्णन है नगर व्यवस्था का वो हमें बताता है मैग्स्थनीज। तो मैग्स्थनीज द्वारा इंडिका में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। मैग्स्थनीज बताता है कि नगर व्यवस्था के लिए 6 समितियां होती थी इसको संभालने के लिए, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से कुल सदस्य हो गए 30 जो नगर का प्रशासन संभालते थे। और ये जो 6 समितियां थी इनके अपने अपने कार्य बटे हुए थे। जैसे इन समितियों के नाम भी ऐसे ही थे। प्रथम समिति, तो अपने देखेंगे इन समितियों के नाम और इनके कार्य। प्रथम समिति, इसका कार्य था जो औद्योगिक कला वगैरह होते हैं, शिल्प, उनका निरीक्षण करना। यानी उनकी देखरेख करना। द्वितीय समिति, द्वितीय समिति का कार्य था विदेशी यात्रियों की देखरेख। तृतीय समिति, इसका कार्य था जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। महत्वपूर्ण इसलिए कि इतने पुराने समय में जन्म मृत्यु का पंजीकरण किया जा रहा है, तो इस प्रकार का कार्य मौर्य साम्राज्य में होता था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये कार्य करती थी तृतीय समिति। चतुर्थ समिति, इसका कार्य था व्यापार वाणिज्य की देखरेख। पंचम समिति, इसका कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय की देखरेख। यानी जो बनी हुई वस्तुएं होती थी, निर्मित वस्तुएं, उनके विक्रय की, यानी सही तरीके से विक्रय हो रहा है या नहीं नियमों के मुताबिक, उनकी देखरेख ये समिति करती थी। छठी समिति, ये बिक्री कर का निरीक्षण करती थी। यानी ये जो वस्तुएं विक्रय हो रही हैं उन पर कितना कर लेना है,
ये देख रेख करना इस समिति का कार्य था। और जो बिक्री कर था वो इस समय 1/10 भाग लिया जाता था। तो ये नगर की व्यवस्था थी जो ये 6 समितियां मिलकर संभालती थी, और इन 6 समितियों में कुल 30 मेंबर होते थे जो नगरों को संभालते थे। इस प्रकार से हमने मौर्य प्रशासन में नगर व्यवस्था देख ली, सैन्य व्यवस्था देख ली, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, तो ये सारी आ जाती है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। और इसके अलावा ये तो केंद्रीय प्रशासन है। अगर अपने प्रांतीय प्रशासन का वर्णन करना हो तो अपने वही 5 प्रांत बताएंगे, और बताएंगे कि इनको कौन संभालता था, गवर्नर संभालता था, जो राजा का मुख्य संबंधी होता था। तो इस प्रकार से अपना मौर्य प्रशासन कंप्लीट होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में जो मेन चीजें रह गई हैं, ताकि ये मौर्य साम्राज्य जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मौर्य प्रशासन अपना कंप्लीट हो जाएगा।